दोस्तों स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो आज की इस वीडियो में हम फुल मॉक टेस्ट लेके आए हैं और जो आज का मॉक टेस्ट है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज का जो मॉक टेस्ट है वो आपको करंट अफेयर प्लस जैसा आपको फाइनल में आने वाला है सेम उसी पैटर्न पे रहा है। तो आपने इसको लगाना है और अगर आज आपका स्कोर 35 प्लस रह रहा है तो आपका जो सिलेक्शन है वो मैक्सिमम कंफर्म है। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट, जिसमें पहले हमारा भाग 1 रहेगा, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो जो हमारे संविधान का रक्षक है, जो हमें मौलिक अधिकार वगैरह संविधान से मिले हैं, उसकी रक्षा किसके द्वारा करी जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये करी जाती है। संविधान ने जितने भी हमारे लिए आरक्षण दिया है, छूट दी है या जो भी मौलिक अधिकार हमें दिए हैं, यदि कोई व्यक्ति उसका हनन करता है या कोई प्रशासन के द्वारा उसका हनन करता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और अपना अधिकार वहां से मांग लेंगे। तो हमारे जो इन सभी बातों की रक्षा करता है, चाहे हमारे अधिकार हो चाहे हमारा आरक्षण हो, इन सभी के अधिकार के लिए लड़ते हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय हमें दिला देता है, इसलिए इसे रक्षक कहा जाता है संविधान का। शहनाई वाद्य यंत्र के जो प्रसिद्ध कलाकार है वो कौन है? यानी शहनाई वाद्य यंत्र है उससे संबंधित कौन से व्यक्ति है? 4 ऑप्शन में से जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, बिस्मिल्लाह खान या अमजद अली खान। तो जो शहनाई से संबंधित है प्रसिद्ध व्यक्ति वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है और बिस्मिल्लाह खान यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है और अगर बात करें तो इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये बात भी आपने ध्यान देनी है। शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान है, शहनाई के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व भर में और इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगा था? यानी जो भारत के अंदर इमरजेंसी है पहली बार कब लगी थी? 1962 में, 1971 में, 1980 में या 1975 में? तो जल्दी से आपने आंसर करना है कि पहली बार इमरजेंसी भारत के अंदर कब लगी थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1962 में पहली बार इमरजेंसी लगी थी। अगर फुल डेट की बात करें तो 26 अक्टूबर 1962 से लेकर 10 जनवरी 1968 तक भारत के अंदर आपातकाल लगा था पहली बार 1962 में। कब तक चला? 1968 तक चला। कारण क्या था कि ये आप 1962 की डेट आप सभी को पता होगी कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था। इसके दौरान बाहरी आक्रमण के आधार पर यहाँ पे पहली बार आपातकाल लगा था, ये आपने ध्यान देना है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, शंघाई, वुहान या हांगकांग? तो चीन की राजधानी बीजिंग है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का जो मिसाइल मैन है किसे कहा जाता है? होमी भाभा को, विक्रम साराभाई को, एपीजे अब्दुल कलाम को या सीवी रमन को? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। और अगर बात करें कि जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और कौन से नंबर के रहे हैं? 11वें नंबर के ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के मिसाइल मैन। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिक्स संगठन में बी किस देश को दर्शाता है? देखो यहाँ पे बात करें BRICS, ब्रिक्स कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5, तो ये इसमें 5 देश है। तो इसमें जो बी से है वो कौन सा देश है ये आपने बताना था, तो जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन है, बेल्जियम, ब्राजील, ब्रिटेन या बांग्लादेश। तो ब्रिक्स 5 देशों को क्लेरिफाई करता है। तो इसमें जो बी से है वो ब्राजील है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो मैं यहाँ पे बता देता हूं कि जो बी से है वो ब्राजील बना,
ब्राजील। आर से क्या बना? आर से रूस बना। आई से क्या बना? आई से इंडिया, इंडिया यानी भारत बना। सी से क्या बना? चीन बना। और एस से क्या बना? साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। तो इस बात को आपने याद रखना है कि ब्रिक्स संगठन है उसमें कितने देश है? तो 5 देशों का ये संगठन है। और इसमें अगर अल्फाबेट पूछे जाए कि इससे कौन कौन से देश बने तो आप इजीली बता सकते हैं। तो यहाँ से बी से पूछा गया था, तो ब्राजील राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो जो वर्तमान में जो भी पद है, सभी के लिए मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूं कि सेना प्रमुख हो गए तीनों, वो आपने अच्छे से ध्यान देना है कौन कौन है। कैबिनेट हो गया, वो भी आपने ध्यान देना है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री हो गए, वो भी आपने तैयार कर लेने हैं। कई बार मैंने आपको बताया है कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपने तैयार करनी है। ओलंपिक में जो पुरस्कार है और ओलंपिक वर्तमान कहां पर हो गए, ये सारी की सारी चीजें आपने करंट अफेयर के लिए तैयार करनी है। कोई भी सोर्स ले लो आप, लेकिन इन सभी को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ पे आ जाते हैं, इसके वर्तमान महासचिव पूछे गए हैं, तो कौन हो गए भाई? एंटोनियो गुटेरस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मई 2026 में राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? 2026 में किस किस के लिए पद्मश्री अवार्ड दिए गए हैं वो आपने ध्यान देना है। कितने लोगों के लिए बांटे गए हैं राष्ट्रपति के द्वारा? 55 के लिए, ये 45 है, 45 के लिए, 52 के लिए, 66 यानी 66 के लिए, या 75 के लिए? तो वर्ष 2026 में 66 यानी 66 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं इतने लोगों के लिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन हैं जो रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में रहते हैं? यूक्रेन के राष्ट्रपति, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि जो हमारे पड़ोसी देश या फिर जहां पे कोई युद्ध छिड़ा हुआ है उसके जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है उनको भी आपने तैयार कर लेना है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति पूछे गए हैं जो काफी चर्चा में रहते हैं। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वोलोदिमीर जेलेंस्की है, तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2026 का आयोजन किया? तो ये भी वीडियो मैंने आपको सैन्य अभ्यास की डाली है, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज है वो पूछी जाती है। तो टाइगर जो ट्रम्प है 2026 में किस देश के साथ हुआ था जो भारत ने करा था? तो भारत और अमेरिका के मध्य ये हुआ था, तो ऑप्शन सी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, काकोरी रेल कांड कब और कहां पर हुआ था? काकोरी एक क्रांति थी, रेल षड्यंत्र था, एक कांड था, कहां पर हुआ था और कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था और लखनऊ के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हुआ कब था? 9 अगस्त को हुआ था और 1925 फुल डेट है 9 अगस्त 1925। अगर स्थान पूछा जाए तो ये लखनऊ के अंदर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति में बिहार क्षेत्र में अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व करने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो बिहार केंद्र था और विद्रोही जो नेता थे वो कौन थे वो आपने बताना है। तो 1857 की क्रांति आपके जो एग्जाम के लिए है वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो आपने 1857 की क्रांति भी तैयार कर लेनी है। अब जो 1857 की क्रांति थी तो बिहार के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो ये ऑप्शन नंबर डी कंवर सिंह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या कपास उत्पादन से? तो जो नीली क्रांति का संबंध है वो मत्स्य उत्पादन से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होती है, यानी सूर्य ग्रहण कब लगता है? ऑप्शन आपने रीड कर लेने हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, जब सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। तो आपने ध्यान देना है, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ध्यान देना, क्या होता है? सूर्य ग्रहण। यहां पे क्या होगा? सूर्य होगा। इसके ऊपर वीडियो भी मैं डाल रहा हूं, तो आपने उसको भी अच्छे से तैयार करना। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, यानी अर्थ है, ये सन है। बीच में कौन आ जाएगा? मून आ जाएगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है, तो ये जो यहाँ पे सिचुएशन बनी, ये क्या है? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। और चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। बांसुरी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ताल वाद्य यंत्र है, तंतु वाद्य यंत्र है, वायु वाद्य है, या धातु वाद्य है? तो बांसुरी कैसे बनाते हैं या बजाई जाती है, किस प्रकार से? जब आप हवा उसमें फूंकते हो तो बांसुरी बजती है, तो हवा के द्वारा बजने वाला ये वाद्य यंत्र है। तो वायु वाद्य इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे जीके के थे, कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पे हमारा सामान्य विज्ञान यानी साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? शुक्र को, बृहस्पति को, मंगल को, या शनि को? तो आपने ध्यान देना है कि जो मार्स है, मंगल है, उसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? जो हृदय की धड़कन है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, कंट्रोल करी जाती है? मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिब्रम के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा, या रीढ़ की हड्डी के द्वारा? तो जो हृदय की धड़कन है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा नियंत्रित करी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैस सिलेंडर में उपयोग होता है? इसमें से गैस सिलेंडर में कौन सी गैस यूज होती है? CO, N2, O2, या LPG? तो आपने ध्यान देना है, जो रसोई गैस सिलेंडर है उसमें LPG यूज होता है। तो जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। और LPG के कभी प्रमुख घटक पूछे जाते हैं, तो जो प्रोपेन है, एक हो गया प्रोपेन प्लस ब्यूटेन। LPG किन दो गैसों का मिश्रण होता है? ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इस बात का आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या होता है? जो खून में है वे जो श्वेत रक्त कण होते हैं उनका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, रोगों से रक्षा करना, भोजन पचाना, या ऊर्जा देना? तो खून के अंदर श्वेत रक्त कणों का काम क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर होगा। सोडियम का प्रतीक क्या है? SO, N, S, या Na? तो जो सोडियम है इसका संकेत या सूत्र क्या है? Na, ऑप्शन डी। कौन सा अंग रक्त को पंप करता है? कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, यानी जो रक्त को है वो आगे की ओर धक्का देता है? फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, या यकृत? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हृदय के द्वारा रक्त को पंप करा जाता है। ऑक्सीजन किस प्रकार का तत्व है? धातु है, यौगिक है, मिश्रण है, या अधातु है? तो जो ऑक्सीजन है ये एक प्रकार की अधातु है। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? NaOH, HCl, KOH, या CaO? तो इसमें से अम्ल कौन सा है? तो अम्ल इसमें होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फुल नेम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये एकमात्र अम्ल है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, मानव शरीर में पाया जाता है, एकमात्र अम्ल। विद्युत प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो विद्युत प्रतिरोध है वो निर्भर करता है किसके ऊपर? लंबाई और मोटाई पे, रंग पे, तापमान, नहीं, या गति पे? तो जो प्रतिरोध है वो किसी माध्यम की
लंबाई या मोटाई पर निर्भर करता है, लंबाई और मोटाई के ऊपर निर्भर करता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। पौधों में बाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? पत्तियों से, तने से, जड़ से या बीज से? तो जो बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो पत्तियों से होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फल बनाने की प्रक्रिया किसके बाद होती है? यानी जो फल है वो किस प्रक्रिया के बाद बनता है? श्वसन से, परागकण से, बाष्पोत्सर्जन या अंकुरण से? जो पॉलिनेशन है उसके बाद फल बनता है। पहले क्या होता है? परागकण होता है, जब भौरे एक फूल से लेकर दूसरे फूल में आते हैं, इस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद परागकण होता है, जिस परागकण से क्या होता है? फल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी। सबसे विकसित पौधे का समूह कौन सा है? सबसे विकसित पौधा कौन सा है? और ध्यान देना, यहाँ पे जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है या बॉटनी के आप बोल सकते हैं, जो बॉटनी से है वो लास्ट टाइम भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बॉटनी को अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे विकसित पौधा समूह कौन सा है? शैवाल है, ब्रायोफाइटस है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है? तो इसमें जो सबसे बड़ा पौधों का समूह है वो एंजियोस्पर्म है। अब एंजियोस्पर्म क्या है? ये एक पादप जगत के अंदर आता है। पादप, ध्यान देना है, किसके अंदर आता है? पादप जगत के अंदर। और ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है कौन सा? एंजियोस्पर्म। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के अंदर 2 ध्रुव पाए जाते हैं, ये बात आपने ध्यान देनी है। कौन सा? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी। प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? जो प्रकाश का परावर्तन है वो किसके द्वारा होता है? लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा, जल के द्वारा या वायु के द्वारा? तो दर्पण के द्वारा क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, ये बात ध्यान देनी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पानी यानी H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? पानी के अंदर ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं? और अगर आप पानी देखो, H2O इसका जो सूत्र है होता है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो जो पानी के अंदर है ऑक्सीजन की संयोजकता वो 2 होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये भाग 3 है जिसके अंदर हम मैथ के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो 31वां क्वेश्चन क्या है? -18 भाग 3 प्लस 7, इसको सॉल्व करना है। तो भाग का मतलब क्या होता है? बटे। तो 18 के बटे में क्या जाएगा? 3 जाएगा, और ये है किसका? माइनस प्लस 7। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम भाग वाला सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 और 3 छिके 18। वैल्यू क्या आई? माइनस के 6 और प्लस के 7। तो जब अलग अलग साइन की हमारे पास वैल्यू होती है तो हमेशा घटता है। तो 7 में से 6 गए, बचता है 1, और बड़ी संख्या के साथ साइन किसका है? प्लस का। तो बड़ी संख्या किसकी आई? प्लस की, तो प्लस 1 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि दो संख्याएं 24 और 36 है तो इसका HCF क्या होगा? तो HCF में क्या होता है कि यहाँ पे हम ऐसी संख्या देखेंगे जिससे 24 भी और 36 भी कटता हो, बस HCF होता है। ऑप्शन से देखो किससे कटता है। क्या 18 से 24 कटता है? नहीं कटता, एलिमिनेट से इसको बाहर कर दो। अब उसके बाद देखो क्या 6 से कटता है? 6 से 24 भी कटता है, 36 भी कटता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। 24 से 24 तो कटता है लेकिन 36 नहीं कटता, तो ये भी एलिमिनेट से बाहर हो गया। अब 12 से देखोगे कि 12 से 24 बिल्कुल कटता है और 12 से 36 बिल्कुल कटता है, तो आंसर 6 भी हो सकता है और आंसर 12 भी हो सकता है। लेकिन जब हम HCF की बात करते हैं तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 12 है, तो 12 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक तरीका ये है जब आप ऑप्शन से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है HCF का, वो भी मैंने आपको समझाया है, क्योंकि मॉक टेस्ट में हम HCF से जरूर डाल रहे हैं और आपके एग्जाम में भी जरूर LCM और HCF से आएगा। यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 36 है, तो हमने एक बात पहले ही डिसाइड करी है कि यहाँ पे वो संख्या रखेंगे जिससे जो ये वैल्यू है पूरी की पूरी कट जाए। तो हमने 2 रखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से इसको भी काट देंगे, 2 एकम 2, और क्या बचा? 2 अठे 16। फिर 2 से कटता है, 2 छिके 12 और
2 9 में 18। अब यहाँ 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे। अब 2 क्यों नहीं रखेंगे? 2 से 6 तो कट जाता है लेकिन 9 नहीं कटता, तो हमने 3 रखा क्योंकि 3 से दोनों चीजें कट जाती है। 3 दूना 6 और 3 तिया 9। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों एक साथ कटे, इसलिए एचसीएफ क्या आया? इनकी गुणा। गुणा कैसे करेंगे? 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो एचसीएफ कितना आया? 12। और मैंने यहाँ पे एलिमिनेट मेथड से भी आपको करवाया। एचसीएफ क्या था? हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा। कट तो 6 से भी रही थी, 12 से भी कट रही थी, लेकिन इसमें बड़ा कौन है? 12, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से करना है, बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। एक हम आयत बना देंगे, आयत बना दिया कि आयत इस हिसाब से है, ऐसे आयत। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 10 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 मीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या बोला कि इसके चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता कर दो। अब जो ये वाली है, यहां से यहां तक तो 10 थी, यहां से यहां तक 10 थी। अब इसके चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता करना है। भाई देखो, यहां से भी 6 बढ़ा देनी है और यहां से भी 6 बढ़ा देनी है। यहां से भी 6 बढ़ा दी, यहां से भी 6 बढ़ा दी, तो नई रेखा कितनी आई? 10 थी। 6 इधर से बढ़ा, 6 इधर से 12 बढ़ गया, यानी ये कितना आया? 22 आया। यहां पे भी 12 बढ़ी हुई है, इस बात का आपने ध्यान देना है। इधर ये यहां से यहां कितना था? 8 था, देखो 8 था। 6 इधर से बढ़ी, 6 इधर से बढ़ी, तो 12 और 8 कितने हुए? 20। तो बाहर वाली कितनी आई? ये 20 आई। तो अब रास्ता कौन सा बना है? ध्यान से देखना, रास्ता कौन सा बना? रास्ता ये वाला बना, सारा का सारा ये रास्ता ही है बना हुआ। तो इसी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना भाई, कि इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या बना। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, पहले तो हम क्षेत्रफल 1 निकालेंगे। क्षेत्रफल 1, क्षेत्रफल 1 कैसे निकलता है? आयत, उसका आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है आयत का क्षेत्रफल। तो पहले लंबाई कितनी थी? 10 थी, क्षेत्रफल पहला, और चौड़ाई 8 थी, तो 10 8 80 मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल नंबर 1 है अंदर वाले का, ये इसका। अब दूसरा क्या करेंगे? क्षेत्रफल नंबर 2 निकालेंगे भाई। क्षेत्रफल नंबर 2 किसका? जो ये बढ़कर रेखा है, पहले 10 थी, 6 इधर से बढ़ी, 6 इधर से 12 हुई, तो 10 और 12 कितने हुए? 22। तो 22 लंबाई थी और चौड़ाई कितनी थी? 20 थी। तो क्षेत्रफल कितना आया? 22 दूना 40, यानी 440 मीटर स्क्वायर। अब अंत में रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकालना है, तो देखो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? रास्ते का क्षेत्रफल ये कैसे निकलेगा भाई? क्षेत्रफल 2 माइनस क्षेत्रफल 1। पहले वाले दूसरे वाले क्षेत्रफल में से पहले वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो दूसरे वाला क्षेत्रफल कितना था? 440, और पहले वाला कितना था? पहले वाला है 80। अब ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 आया। 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पे कितना बचा है? 3। तो कितना? 360, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आपने दोबारा सुन लेना है, अगर समझ ना आया हो दोबारा सुन लेना है, मैंने क्या क्या किया, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एक बार दोबारा इससे चला लेना है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 729 का वर्गमूल है। जो ये 729 है, ये किसकी वैल्यू है आपने ये बताना है। तो 729 क्या है कि अगर आप 27 का स्क्वायर करोगे, 27 गुणा 27 करोगे तो 729 बन जाएगा। कैसे? 7 7 49, हासिल कितने? 4। 7 दूनी 14 और 4 कितना है? 18। 7 दूनी 14, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5, इसको आप ऐड कर दोगे। 9 8 और 4 12, हासिल 1 5 और 1 6 और 1 7, तो ये सी यानी 27 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35,
ये बोर्ड मास से आया है, आपने इसको सॉल्व करना है। 12 + 6 भाग 2 गुणा 3। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले भाग हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 12 + 3 गुणा 3, अब 3 तिया कितना होता है 9, 9 + 12। अब 9 + 12 करोगे तो 9 और 2 11, हासिल 1, 1 और 1 2, तो कितना है 21। ऑप्शन नंबर डी। यदि A/B बराबर है, कितना है भाई 4/7, और जो B की वैल्यू है वो 35 दी है। बहुत अच्छी बात। B की वैल्यू कितनी दी है 35 दी है कि B की वैल्यू 35 है, तो A की वैल्यू पूछी है। तो हमारे पास जो B की वैल्यू है वो कितनी है, B की वैल्यू 7 है, तो B बराबर है कितना भाई, B बराबर है 7 अनुपात के। जो B का अनुपात है वो 7 के अनुपात के बराबर दिया है, और B की वैल्यू कितनी दी है 35, जो 7 A के बराबर आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो 5 वैल्यू आई A की, एक अनुपात की। ये अनुपात है A का मतलब, ये छोटे वाला ये अनुपात का मतलब है। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई भाई 5 आई। तो अब पूछा गया A की वैल्यू बताओ। अब A का अनुपात कितना है 4 अनुपात है, तो 4 गुणा 5, तो 4 पंजे 20। ये वैल्यू किसकी आई A की वैल्यू 20, ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु का मूल्य 800 है, 15% की छूट के बाद मूल्य क्या हुआ। बहुत अच्छी बात। अब आपने क्या करना है कि एक वस्तु है, उसका जो मूल्य है वो 800 रुपये है, लेकिन आपने क्या बोला कि मुझे 800 रुपये नहीं देने हैं, मुझे छूट चाहिए। अब दुकानदार ने बोला कि चलो आपको 15% की क्या दे दी, छूट दे दी। एक तो आप ये कर सकते हैं कि 800 का 15% निकालो, जो आएगा वो 800 में से लेस कर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट कि 800 के ऊपर छूट कितने की मिली 15 की, कितने का पड़ा 85 का, 85% का। तो परसेंट हटाओगे तो बटों में क्या डाल देंगे 100 डाल देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दोगे तो क्या आया 85 × 8, 8 पंजे 40, हासिल 4, 8 8 64, और 4 कितना बना 68, यानी 680। 680 का है ऑप्शन नंबर डी में। यदि संख्याएं 6, 8 और 15 का समानुपात या समानुपात में है तो इनका चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। पढ़ लेना है क्वेश्चन क्या है। तो इनका चतुर्थ अनुपात निकालना है, और फोर्थ रेशो कैसे निकलती है, फोर्थ रेशो यानी चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, ये निकलता है B × C/A। बात करें ये A है, ये B है, और ये क्या है C। B की वैल्यू कितनी है 8, C की वैल्यू है 15, और A की वैल्यू कितनी है 6। 3 से काट देंगे, 3 दूना 6 और 3 पंजे 15, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, बचा क्या 4 गुणा 5 और 4 पंजे कितना होता है भाई 20 होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, A किसी काम को 12 दिन में करता है, B उसी काम को 6 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम करें, काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि जो A बराबर है वो 12 है, B बराबर कितना है 6 है, दोनों का एलसीएम लोगे 12 और 6 का, तो एलसीएम कितना आएगा 12। जो एलसीएम है वो कुल काम होता है, ये बात मैंने आपको कई बार मॉक टेस्ट में बता दी। एलसीएम क्या है कुल काम, और यहाँ पे जब ए के काम से एलसीएम के काम को भाग दोगे, यहाँ एक दिन का काम निकलना है, तो 12 की 12 में गुना एक बार और 6 की 12 में गुना 2 बार। तो जब मिलकर काम करेंगे तो इनका एक दिन का काम जुड़ जाता है, तो 2 और 1 कितना हुआ 3। तो दोनों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और इनको 12 काम करने हैं। कुल काम कितने करने इनको 12, और ये दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितने दिन लगेंगे 4 दिन। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, 8 मजदूर 15 दिन में काम करते हैं। जो 8 मजदूर है वो 15 दिन में काम करते हैं, तो 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे। M1 गुणा D1 बराबर है M2 गुणा D2, ये MDS से है। मजदूर के लिए M, तो M1 की वैल्यू 8 है, पहली बार मजदूर आए तो ये वैल्यू M1 की है, पहली बार दिन आए D1 की है, मजदूर दोबारा आए दिन दोबारा नहीं आए, वही तो निकालने हैं। M1 की वैल्यू 8, D की वैल्यू कितनी है 15, M2 की वैल्यू 12 है और D2 की वैल्यू निकालनी है, काट देंगे।
4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 3 एकम 3 है, 3 पंजे 15, 5 दूनी कितना आया 10 बराबर है D2। तो कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगे, 10 दिन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 41वां क्वेश्चन क्या है? औसत निकालनी है किसकी? 25, 30, 35 और 40, इसका औसत निकालना है। अब आप बोलोगे औसत होता क्या है, तो मैं बता दूं आपको औसत क्या होता है। औसत बराबर है संख्या का योग, संख्या का योग और बटे में डालोगे कुल संख्या, कुल संख्या, ये आ जाएगा आपका। संख्याओं का योग करोगे तो कितना है? 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 और संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं हैं 4, यही तो बना। अब इसको ऐड कर दोगे तो यहाँ पे देख लो भाई, जो 40 और 30 है वो कितना बना? 70 बना, 40 और 30। और ये कितना बना? ये 30 और 20 50, कितना बना? ये 60 बना और बटे में 4। इसको जोड़ दो, कितना कितना आएगा? ये 7 और 6 13, यानी 130 बटे 4। काट देंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1 बचा। ठीक है जी, क्या पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, कितना बचा? 1 बचा, 10 बना, 4 दूनी 8। ठीक है, ठीक आ रहा है, ऑप्शन है 4 दूनी 8। मैंने सोचा ये जो यहाँ पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, सही आ रहा है। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1 बचा, 10 बना, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो कितना आया? 32.5 करोगे, ये आएगा 32.5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 2000 रुपये पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना होगा? तो आपने साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये हमारा साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज क्या आएगा? 2000 रुपये है गुणा 5% की दर है, 2 वर्ष समय है, और बटे में क्या आ जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 दूनी कितना आया? 10 गुणा 20 और 20 दाएं कितना आता है? 200। 200 का है ऑप्शन नंबर डी में। एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी, 1500 रुपये में बेची, लाभ प्रतिशत बताए। देखो, दुकानदार बड़ा चालाक था, 1200 रुपये में खरीदी है और 1500 रुपये में बेच दी। तो देखो भाई, खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल्य, और बेचने का मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। 1200 रुपये में खरीदी, 1500 में बेच दी, तो 300 का लाभ कमाया। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये है। तो अगर आपसे ये बोले कि भाई प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। क्रय मूल्य यहाँ पे लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 आया, और 4 का पहाड़ा 25 बार, 25 चौका 100। तो जो आपका लाभ है वो कितना है? 25%, ऑप्शन नंबर सी। एक त्रिभुज के 2 कोण 50 डिग्री और 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण क्या होगा? याद रखो, जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं, त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों कोणों का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वो होता है 180 डिग्री। अब इन्होंने 2 दे दिए हैं कि A प्लस बी प्लस सी, यही तो हुए त्रिभुज के तीनों कोण, वो 180 के बराबर होते हैं। 2 कोण दिए हैं, एक 50 दिया है, दूसरा 60 डिग्री दिया है, और तीसरा आपने निकालना है जो 180 के बराबर होता है। 6 5 11, 110 डिग्री बराबर है 180 के। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी कि 180 में से आप क्या 110 घटा दोगे, 0 7, तो कितना आया? सी की वैल्यू 70 डिग्री, 70 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। 40, यदि किसी कक्षा में 40 छात्र है और 25% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, तो कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 40 छात्र है, अब 40 छात्र में से जो 25% है वो क्रिकेट खेलते हैं, यानी 40 छात्रों का 25% निकालना है। तो 40 गुणा 25
और प्रतिशत हटा तो बटे में 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4 और 10 चौका 40। तो कितने छात्र है भाई? 10 छात्र है जो क्रिकेट खेलते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर होगा। अब यहाँ से आगे हमारा तर्क शक्ति यानी रीजनिंग शुरू होता है। तो आपने इसको अच्छे से थोड़ा सा समझ लेना है। रीजनिंग के जो ये 5 क्वेश्चन है ये आपको इजीली आप इसको कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि हल्की सी मेहनत है, बस हल्का सा आपने इसके ऊपर एफर्ट मारना है। सीरीज क्या दी है? 3, 8, 15, 24 और अगला आपने बताना है। तो अगर इसके बीच का गैप देखें तो ये +5 का गैप है, 5 और 3 8। इधर देखेंगे +7 का है, 8 और 7 15। और इधर देखोगे तो कितने का ये गैप है? ये 9 का गैप है। 5 और 2 7 और 2 9 और यहाँ पे 11 का होना चाहिए। तो यहाँ 4 और 1 5, 2 और 1 3। तो कितना आया? 35। 35 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये राइट आंसर होगा। 47वां क्वेश्चन क्या है? सीपीयू कंप्यूटर से संबंधित है। जैसे सीपीयू का संबंध कंप्यूटर से है कि जो सीपीयू को है वो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो जो इंजन है, इंजन का संबंध किससे होगा? साइकिल से, कार से, पंखे से या ट्रेन से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? अब इससे पहले हमने इसको 47 को डिस्कस किया, अब 48 है हमारे पास। नीचे दी गई व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे हमारे पास एक श्रृंखला दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ना है और ये जो सॉल्व होगा वो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होगा। ऊपर दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है? प्रतीक यानी सिंबल्स है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या यानी ठीक पहले कोई एक नंबर है और ठीक बाद में एक अक्षर है यानी लेटर है। इसको कैसे समझना है? मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सिंबल है @ है, इसके ठीक पहले तो एक नंबर चाहिए। नंबर यानी कोई भी, जैसे 1 से लेकर 9 तक कोई भी गिनती यानी अंक चाहिए इसे ठीक पहले। और ठीक बाद में क्या चाहिए? लेटर चाहिए यानी ABCD का कोई भी अक्षर चाहिए। बस ये चीज़ आपने देखनी है। अब यहाँ पे सिंबल कौन सा है? ये है। अब क्या बोल रहा है? क्या ठीक पहले कोई नंबर है? नहीं है, तो ये हमने नहीं लेना। अब यहाँ पे आगे हम इसके ऊपर हैशटैग के ऊपर, इसके ठीक पहले नंबर है और ठीक बाद में लेटर है, तो एक जोड़ा तो ये बना, एक जोड़ा ये वाला इधर बन गया। फिर हम यहाँ पे इस पे आए, कौन सा ये? स्टार है। अब ठीक पहले एक नंबर है और ठीक बाद में अल्फाबेट है, तो दूसरा जोड़ा ये आया, बिल्कुल ये भी सही है। अब हम इस पे सिंबल पे आए, ठीक पहले भी नंबर है और ठीक बाद में भी नंबर है, तो हमें ठीक पहले तो नंबर चाहिए, बाद में लेटर चाहिए, तो ये नहीं आएगा। फिर @ पे आए, ठीक पहले नंबर है, ठीक बाद में अल्फाबेट है, तो ये तीसरा जोड़ा आया। तो ऐसे कितने जोड़े बने? 3 बने। तो ऑप्शन नंबर डी। कितने जोड़े बने भाई? 3, जिनके ठीक पहले नंबर और ठीक बाद में कोई लेटर है। ये आपने अच्छे से करना है, लास्ट टाइम इससे बन रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में, कोड लैंग्वेज में लिखा क्या है? स्टडी इज वेरी हार्ड। इसको क्या लिखा है? NA मतलब ना टा का लिखा गया है। हार्ड वर्क पेज पा का ला और स्टडी एंड वर्क को टा ला जा लिखा जाता है। तो इसी कोडिंग के आधार पर बेरी के लिए कौन सा कोड दिया गया है? अब इसको हो सकता है क्लास में समझाए हो ना समझाए हो, लेकिन यहाँ पे आपने अच्छे से इसको सुन लेना है। अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। इसको आपको लिखना पड़ेगा STUDY, जो स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, इसका कोड दिया है ना टा का, ये दिया इसका कोड। फिर क्या दिया है? हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज इसका दिया है पा का और ला, ये कोड दिया है। अब जो अंतिम है STUDY, स्टडी एंड वर्क, इसका जो कोड है वो दिया है टा ला और जा। बस इतना ही समय हमें इसको करने के लिए लगना था। अब हम इसको इजीली कर सकते हैं।
कि हमें देखना है कि इस दो लाइन में क्या कोई कोड यहाँ पे मैच हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे का मिल रहा है, यहाँ भी का मिल रहा है। तो इस पहली और दूसरी लाइन में भी जरूर कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो हार्ड मिल रहा है, हार्ड और हार्ड, यानी ये कंफर्म हो गया कि जो हार्ड का कोड है वो क्या है, का है। इसके बाद पेन चेंज कर देते हैं, फिर देखते हैं कि जो पहली और तीसरी लाइन में है वो भी कुछ जरूर मिल रहा होगा। तो यहाँ पे टा और टा मिल रहा है, और पहली और तीसरी लाइन में भी स्टडी मिल रहा है। तो स्टडी और स्टडी, यानी स्टडी का जो कोड है वो क्या है, टा, और हार्ड का कोड क्या है, का। अब यहाँ पे वेरी का पूछा गया था, तो यहाँ पे एक ही चीज बची है वेरी, और यहाँ पे क्या बचा है, ना, यानी वेरी का कोड क्या होगा, ना, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वीडियो का अंतिम प्रश्न, एक महिला की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, वह मेरी दादी जी के एकलौते बेटे की पत्नी है, बताए उस महिला का दीपक से क्या संबंध है। अब इसको कर लेते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, अब हम यहाँ पे दीपक बनाएंगे कि दीपक ने क्या कहा। ये दीपक है, दीपक ने क्या कहा, दीपक ने कहा वह मेरे दादी जी। अब दीपक के दादी जी कौन आएंगे, इधर दीपक, दीपक के पापा, और दीपक के पापा के मम्मी, यानी दीपक के दादी। तो यहाँ आगे भाई दादी, दादी के एकलौते बेटे, यानी जो दादी का एकलौता बेटा है वो तो दीपक का पापा हुआ, पापा की पत्नी, तो पापा की पत्नी यानी क्या आ जाएगी, दीपक की क्या आ जाएगी, माँ आ जाएगी। बताए महिला का दीपक से क्या संबंध है, तो किसका है, माता का। तो माता ऑप्शन नंबर बी, ये तो देखते ही हो गया। तो यहाँ पे हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में आपने मेंशन करना है। मिलते हैं